हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्लोरोफाइसी फैमिली का एक मेंबर पढ़ा था, वो था वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स मैंने बता दिया था कि कॉलोनी के रूप में रहता है वो, और कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ ली थी वॉलवॉक्स की। तो जो वॉलवॉक्स है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और क्लोरोफाइसी का मेंबर क्यों है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसे क्लोरोफाइसी फैमिली में रखा गया है। तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कारा। क्लोरोफाइसी का मेंबर है कारा। तो जो ये कारा है, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखो, वॉलवॉक्स, कारा, ये जो हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो पहले मैं क्लासिफिकेशन समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम उसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन को सिस्टमेटिक पोजीशन भी कहते हैं। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफाइसी के मेंबर कारा का क्लासिफिकेशन दीजिए, या डायरेक्ट यू पूछ ले वॉलवॉक्स का क्लासिफिकेशन दीजिए, तो क्लासिफिकेशन की जगह अगर वो सिस्टमेटिक पोजीशन वर्ड भी यूज़ लेते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो डिवीज़न है थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी, तो ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में डिवीज़न है थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है कैरेल्स, और फैमिली है कैरेसी। और जो हम इसमें कारा की जो स्पीसीज पढ़ रहे हैं वो स्पीसीज है इसमें वेलिसी, कारा वेलिसी को हम पढ़ेंगे एक एग्जांपल लेके कि जो कारा है वो कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, और ये किस टाइप से एनवायरनमेंट में रहता है। तो हम कारा वेलिसी को लेके यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो थैलोफाइटा यहाँ मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ। अब देखो, जो जीनस है वो कारा है, और मैंने कहा स्पीसीज हम वेलिसी, कारा वेलिसी की हम कंप्लीट स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो डिवीज़न है थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी, शैवाल, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है कैरेसी, फैमिली है ऑर्डर है कैरेल्स, फैमिली है कैरेसी, और जीनस है मीन्स वंश है कारा। तो ये तो ही इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की बात की कारा में ये क्लासिफिकेशन होता है। अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे हैबिटेट की। तो ये अवपंक के रूप में, मीन्स कीचड़ बोल सकती हूँ मैं, अवपंक
अवपंक या तो दलदली चीज़ें या फिर दलदली या थोड़ा कीचड़नुमा, ठीक है। तो ये अवपंक के रूप में सरफेस पे पाए जाते हैं या फिर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं या धीमे बहते हुए जल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये मिट्टी में सबमर्ज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, मीन्स जल निमग्न। ठीक है। और ठहरे हुए जल में, झीलों में। तो अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जो कारा होता है, ये कारा फ्रेश वाटर में रह सकता है, ये अवपंक के रूप में मीन्स कीचड़ के रूप में या दलदल के रूप में तैरता हुआ रह सकता है, ये धीमे बहते हुए जल में पाया जा सकता है, ये झीलों में उपस्थित होता है। और उसके अलावा ये जो एकदम नमी युक्त दलदली सी ज़मीन होती है उसमें सबमर्ज्ड मीन्स जल निमग्न अवस्था में भी पाया जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि पानी के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें ये दबा हुआ भी पाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल बात हुई इसके आवास की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि ये एक्चुअल तो ये हो गया कि कारा ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं इसमें प्रजनन की, रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मीन्स कायिक जनन। तो अगर मैं कारा में जनन की बात करूँ तो कारा में जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, कायिक जनन व लैंगिक जनन। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार की संरचनाओं के द्वारा होता है। फर्स्ट है कारा में होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, बल्बिल एंड ट्यूबर के थ्रू और दूसरा है अमाइलम स्टार के थ्रू। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, जब मैंने कॉमन एल्गी में रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब मैंने जब वेजिटेटिव या कायिक जनन पढ़ाया था तब ये टर्म्स वहाँ पे आ गई थी। फिर भी मैं एक बार और समझा देती हूँ कि ये जो बल्बिल्स हैं और जो ट्यूबर्स हैं इनका निर्माण कहाँ पे होता है। या तो इनका निर्माण राइजोइड्स करेंगे, राइजोइड्स मीन्स मूलाभास, राइजोइड्स को कहते हैं मूलाभास, या फिर इंटरनोड। दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो ये देखो, या तो ये पर्व संधियों पे पाए जाते हैं या फिर मूलाभास के द्वारा उत्पन्न संरचनाएं होती है। तो कारा में जो कायिक जनन होता है जैसे कि बल्बिल्स एंड जिसे बुलबुल्स या ट्यूबर भी कहते हैं, तो इनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है कि जो कारा का स्टेम होता है, तो कारा के स्टेम की जो मैंने कहा कि इसका स्टेम संधियों और पर्व संधियों मीन्स नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। तो जो इंटरनोड होते हैं तो इनका जो निर्माण होता है ये ट्यूबर वगैरह का निर्माण, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, कायिक जनन की संरचनाएं होती है, इनका निर्माण या तो मूलाभासों के द्वारा होता है जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, या फिर इंटरनोड के ऊपर होता है। अब देखो, ये स्टार्च युक्त संरचनाएं होती है जो गोलाकार होती है। तो मैं अगर डायग्राम की हेल्प से यूँ समझाऊँ
तो ये जो संरचनाएं होती है इन्हें कहते हैं बल्बिल्स या बुलबिल्स भी कहते हैं। तो ऐसी संरचनाओं का विकास होता है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इस मेन प्लांट से अलग होकर नए एल्गल प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। और जब मैं बात करूं एमाइलम स्टार्स की, तो इनका निर्माण भी पर्व संधियों के ऊपर ही होता है, या इन एमाइलम स्टार का निर्माण भी इन एमाइलम स्टार्स का निर्माण भी पर्व संधियों के द्वारा ही होता है। और कैसे होता है कि ये भी जो स्टार्च होता है, इन पर्व संधियों में पाया जाने वाला स्टार्च STARCH, तो इन पर्व संधियों में पाया जाने वाला जो स्टार्च होता है वो ताराकार या स्टार शेप में आ जाता है। इन संरचनाओं को एमाइलम स्टार्स कहते हैं। ये जो एमाइलम स्टार्स होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मेन प्लांट से अलग होके फिर जर्मिनेट होके जब जर्मिनेशन होगा इनका, मीन्स इन एमाइलम स्टार्स का जब अंकुरण होता है, तो जो प्रथम स्ट्रक्चर या संरचना बनती है जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं, ये प्राथमिक शैवाल तंतु होता है जिसे प्रोटोनिमा कहते हैं। और इस प्रोटोनिमा से कंप्लीट कारा के प्लांट का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब मैं बात करती हूँ इसमें सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन की। तो कारा में होने वाला लैंगिक प्रजनन सभी शैवालों में एडवांस्ड oogamous होता है। एडवांस्ड oogamous मीन्स प्रागत, विषम युग्मकी, ठीक है। तो शैवालों में होने वाला कारा में या सभी शैवालों में कारा में होने वाला मीन्स सभी शैवालों में इतना वेल डेवलप रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इतना प्रागत रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो सभी शैवालों में से कारा में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है, मीन्स प्रागत और विषम युग्मकी प्रकार का होता है। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें जननांग कहते हैं, तो इनमें नर व मादा जननांग अलग अलग बनते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो जननांग होते हैं वो जटिल प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल। तो इनमें होने वाले जो जननांग होते हैं वो सभी शैवालों में सबसे जटिल प्रकार के या कॉम्प्लेक्स टाइप के जननांग होते हैं जिन्हें सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो ये जो जननांग होते हैं तो इनमें मीन्स कारा में पाए जाने वाले जननांग नर व मादा जननांग होते हैं। तो नर जननांग, तो जो नर जननांग होता है उसे कहते हैं ग्लोब्यूल। और जो मादा जननांग होता है उसे कहते हैं न्यूक्यूल्स। तो ये जो ग्लोब्यूल होता है मीन्स इसमें जटिल प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जटिल प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। और कारा में सबसे प्रागत या एडवांस्ड oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें नर व मादा जननांग अलग अलग बनते हैं। नर जननांग को ग्लोब्यूल कहते हैं जबकि मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं। ये जो ग्लोब्यूल होता है ये चटक नारंगी या लाल रंग की संरचना होती है और गोलाकार होती है, जबकि जो न्यूक्यूल होता है वो रंगहीन या कलरलेस अंडाकार संरचना होती है। और ये जो ग्लोब्यूल होता है इसके ऊपर न्यूक्यूल पाया जाता है। मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझा दूंगी। पहले आप ये समझो कि इसमें जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। इट मीन्स इनमें नर व मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं। ये जो नर व मादा जननांग है, जिसमें नर जननांग को ग्लोब्यूल व मादा जननांग को या मेल सेक्स ऑर्गन या नर जननांग को ग्लोब्यूल कहते हैं, और मादा जननांग को या फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। जो ग्लोब्यूल होता है, मेल स्ट्रक्चर जो ग्लोब्यूल होता है वो नारंगी, चटक नारंगी या लाल रंग का होता है, जबकि जो न्यूक्यूल होता है वो रंगहीन अंडाकार संरचना होती है। जो ग्लोब्यूल होता है वो गोलाकार संरचना होती है, और जो न्यूक्यूल होता है वो अंडाकार संरचना होती है और रंगहीन होती है। जो कारा की ब्रांच होती है, शाखा होती है, उस कारा की शाखा पे ग्लोब्यूल के ऊपर न्यूक्यूल स्थित होता है। मीन्स नीचे की तरफ ग्लोब्यूल होगा जिसे नर जननांग या मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिसके ऊपर मादा जननांग न्यूक्यूल रहेगा। मीन्स नीचे क्या रहेगा, ग्लोब्यूल, और ऊपर न्यूक्यूल रहेगा। इन दोनों सेक्स ऑर्गन्स या जननांगों का निर्माण कारा की सीमित शाखाओं पे होता है, मीन सीमित वृद्धि की शाखाओं पे। तो कारा की जो लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं होती है, तो उन सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पे इन सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। तो पहले मैं इसको डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। तो देखो, ये भाग है कोरोना। तो कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो अभी पैंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही, यहाँ हम एलगी पढ़ रहे हैं। तो कोरोना इसका ऐसे बोल सकते हैं, क्राउन बोल सकते हैं, क्राउन वाला पोर्शन। क्राउन मीन्स ताज, ठीक है, ताज। तो ये क्राउन वाला पोर्शन होता है, मीन्स इसका हेड वाला एपिकल या शीर्षस्थ भाग होता है, जिसे कोरोना कहते हैं, जो एक शील्ड के रूप में रहता है। और ये जो अंडाकार संरचना होती है, जिसे कि मैंने कहा कि इसमें मादा जननांग अंडाकार संरचना होती है जो रंगहीन होती है, तो उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, न्यूक्यूल। और इस न्यूक्यूल के ठीक नीचे क्या होता है, नर जननांग, जिसे कहते हैं ग्लोब्यूल। तो ये जो ग्लोब्यूल होती है, ये संरचना मैंने कैसी बताई थी, ये जो ग्लोब्यूल होता है वो चटक नारंगी या लाल रंग की संरचना होती है, और इस ग्लोब्यूल की जो शेप होती है वो गोलाकार होती है। तो इस तरह से आपके नोड वाले पोर्शन पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या जननांग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल क्या है, नर जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं। और इस जो ग्लोब्यूल की जो संरचना होती है, इस ग्लोब्यूल की संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब चीज़ ये है जानने वाली कि जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, या फिर एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको ये पूछ सकते हैं कि ग्लोब्यूल किसे कहते हैं, न्यूक्यूल किसे कहते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि कारा में पाए जाने वाले नर जननांग का नाम बताइए या मादा जननांग का नाम बताइए।
तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोब्यूल की जो संरचना होती है, तो ग्लोब्यूल गोलाकार संरचना होती है, या हाँ गोलाकार संरचना होती है जो चटक नारंगी या लाल रंग की संरचना होती है, जो न्यूक्लियस के ठीक नीचे पाई जाती है। ये जो ग्लोब्यूल होता है वो 24 सेल्स की लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। मीन्स ये जो ग्लोब्यूल होता है इसका निर्माण 24 सेल्स करती है, 24 सेल्स करती है, जो 3 परतों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्लोब्यूल का निर्माण 24 सेल्स मिलके करती है। तो ये जो 24 सेल्स होती है वो लेयर्स के रूप में, परतों के रूप में पाई जाती है। तो इस तरह से इस ग्लोब्यूल का निर्माण 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। और उन 3 परतों का निर्माण कौन करती है? ये 24 सेल्स मिलके 3 परतों का निर्माण करती है। तो ये जो इनका क्रम होता है वो कैसे होता है कि इसमें 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स होंगी, कौन कौन से होंगे? प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स, शील्ड सेल्स, तो मैंने कहा कि इसमें 24 सेल्स 3 लेयर्स में या 3 परतों में पाई जाती है। इस तरह प्रत्येक सेल में 8 कोशिकाएं मिलके इन 3 परतों का निर्माण करती है। मीन्स एक परत का निर्माण 8 सेल्स करेगी, फिर दूसरी परत का निर्माण 8 सेल्स करेगी, फिर तीसरी परत का निर्माण 8 सेल्स करेगी। इस तरह से 3 परतों में 24 सेल्स पाई जाती है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये 24 हो गए, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितने आते हैं? 24। तो इस तरह से 24 सेल्स मिलके इस ग्लोब्यूल का निर्माण करती है। तो इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स हैं तो इनकी जो लेयर होती है इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ग्लोब्यूल की संरचना का निर्माण जो परतें कर रही है उन 3 परतों को क्या क्या कहते हैं वो देखो। फर्स्ट वाली जो परत होती है उसे कहते हैं शील्ड सेल्स। दूसरी जो परत होती है उसे कहते हैं मैन्यूब्रियल सेल्स। तीसरी जो सेल्स होती है उन्हें कहते हैं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। अब मैं इसको हिंदी में लिख रही हूँ। इसे कहते हैं परिरक्षक, इसे कहते हैं दंडाभ, और इसे कहते हैं प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं। तो जो प्रथम लेयर का निर्माण करेगी वो सेल्स कौन सी हो गई? परिरक्षक सेल्स हो गई। जो द्वितीयक लेयर का निर्माण करेगी वो हो गई दंडाभ कोशिकाएं हो गई। और जो तृतीय परत का निर्माण करती है वो हो जाती है प्राइमरी मुंडक कोशिकाएं या प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं। तो जो शील्ड सेल्स होती है वो शील्ड सेल्स बाहर की ओर पाई जाती है। और ये 8 सेल्स मिलके इस शील्ड या 8 शील्ड सेल्स मिलके इसके बाहरी परत का निर्माण करती है। इन शील्ड सेल्स के या इन परिरक्षक कोशिकाओं के अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो दंडाभ कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इनकी संख्या भी 8 होती है। और इन 8 दंडाभ कोशिकाओं से मिलकर बनी लेयर के अंदर प्राथमिक मुंडक कोशिकाओं की लेयर पाई जाती है, जो क्रमशः द्वितीयक मुंडक कोशिकाएं, तृतीयक मुंडक कोशिकाएं व चतुर्थ मुंडक कोशिकाओं का लेयर बनाती है। ठीक है, ये प्राथमिक मुंडक कोशिकाएं, द्वितीयक मुंडक कोशिकाएं, तृतीय मुंडक कोशिकाएं व चतुर्थ मुंडक कोशिकाओं की लेयर बनाती है। और इनमें जो सबसे इनर मोस्ट या सबसे अंतस्थ सेल्स होती हैं उन अंतस्थ कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका एंथ्रीडियल फिलामेंट का निर्माण करती है। एंथ्रीडियल फिलामेंट मीन्स पुमणु तंतु। ठीक है,
तो एंथ्रीडियल फिलामेंट का निर्माण करती है। तो इनमें जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है चतुर्थ मुंडक कोशिकाओं के बाद में सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसकी सेल्स क्या करेगी, एंथ्रीडियल फिलामेंट या पुंमणु तंतु का निर्माण करती है। प्रत्येक पुंमणु तंतु या एंथ्रीडियल फिलामेंट 25 से 50 सेल्स युक्त होता है। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक पुंमणु तंतु होता है वो 25 से 50 सेल्स युक्त होता है। इस तरह एक ग्लोब्यूल के द्वारा लगभग 20 से 50,000 तक के एंथ्रोजोइड्स या पुंमणु का निर्माण होता है। और ये जो इसमें पुंमणु बनते हैं जिन्हें एंथ्रोजोइड्स कहते हैं, ये दीर्घित संरचना होती है और स्पाइरल क्रम में होती है और एक कशाभिका युक्त संरचना होती है या द्विकशाभिका युक्त संरचना होती है। हाँ, ये चीज़ समझो कि इसमें जो एंथ्रोजोइड्स या पुंमणु बनते हैं जो किससे बन रहे हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट से। तो इसमें 20 से 25,000 या 25,000 से 50,000 तक के पुंमणु बनते हैं एक ग्लोब्यूल में। ये जो पुंमणु होते हैं वो पतली, दीर्घित मीन्स इलोंगेट और द्विकशाभिका युक्त और स्पाइरल या सर्पिल क्रम में होते हैं। इस तरह इनकी शेप होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे से शुरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।